एक बड़े से शहर के अंदर एक छोटे से किराए के घर में 59 साल के रामकिशन अग्रवाल जी अपनी पत्नी शोभा और अपने 22 साल के बेटे प्रकाश के साथ रहते थे। वह लोग बहुत ही गरीब थे। लोगों से सुना था कि अपने ज़माने में रामकिशन जी बहुत ही अच्छे और खाते-पीते घर से ताल्लुक़ रखते थे। पर समय की मार ने आज उन्हें एक ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया था, जहाँ पर उन्हें 2 वक़्त की रोटी और अपने परिवार का पालन-पोषण करने के लिए इस ढलती उम्र में भी एक ऑटो रिक्शा चलाना पड़ता था। उनके पास एक बहुत ही पुराना और बहुत ही बुरी हालत में एक ऑटो था। वही उनकी रोज़ी-रोटी का साधन था। उनका बेटा प्रकाश उनकी शादी के कई समय बाद हुआ था, इसलिए उनकी और प्रकाश की उम्र के बीच काफ़ी अंतर था। प्रकाश अभी पढ़ाई कर रहा था, इसी वजह से घर में कमाने वाले वह अकेले ही इंसान थे और घर के खर्चे के साथ-साथ उन पर प्रकाश की पढ़ाई की ज़िम्मेदारी भी थी। प्रकाश एक संस्कारी बच्चा था। वह अपने माँ-बाप की परेशानी को अच्छे से समझता था। उसने अपने दोस्तों की तरह शौक पूरे करने के लिए कभी भी अपने माँ-बाप को परेशान नहीं किया था। रामकिशन जी रोज़ सुबह बिना कुछ खाए जल्दी ही घर से निकल जाते थे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि सुबह दूसरी ऑटो रिक्शा कम होती है, तो सवारी आसानी से मिल जाती है। वह वजह से कमाई हो जाती है। रामकिशन जी का यही नियम था। वह सुबह जल्दी अपने काम पर जाते और दिन में खाने के समय घर पर आ जाते। खाना खाकर और थोड़ा आराम करके वह फिर से अपने काम पर निकल जाते थे। रामकिशन जी अंधेरा होने से पहले ही घर वापस आ जाते थे, क्योंकि नज़रें कमज़ोर होने की वजह से वह अंधेरे में ऑटो नहीं चला पाते थे। रामकिशन अग्रवाल जी की पत्नी शोभा घर में पैसों की तंगी के कारण घर पर ही साड़ी में फॉल लगाने का काम किया करती थी। उनकी उम्र भी कम नहीं थी, यही कुछ रामकिशन जी से साल 2 साल छोटी होगी। पर कहते हैं ना कि मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा लेती है। जिस उम्र में उन्हें आराम करना चाहिए, या यूँ कहना भी गलत ना होगा कि अपनी इच्छा के हिसाब से काम करना चाहिए, उस उम्र में वे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए अपने शरीर को दिन-रात झोंके जा रही थी। वह ना सुबह देखती थी, ना रात, बस सारा दिन अपना घर का काम निपटाकर ज़्यादा पैसे कमाने के लिए साड़ी पर फॉल लगाने बैठ जाती थी। दोनों ही पति-पत्नी अपनी-अपनी जगह बहुत मेहनत करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। उनका बेटा प्रकाश भी नौकरी की तलाश में था। वह घर में अपना सहयोग देना चाहता था। वह चाहता था कि पढ़ाई के साथ-साथ कुछ छोटी-मोटी नौकरी कर ले, जिससे अपने माँ-बाप की परेशानी को कुछ हद तक कम कर सके। पर रामकिशन जी हमेशा उससे यही कहते कि घर हम देख लेंगे, तुम पढ़ाई में अपना मन लगाओ और बहुत बड़ा नाम कमाओ। एक दिन रोज की ही तरह रामकिशन जी सुबह अपने काम पर जाने के लिए घर से निकल गए। कुछ देर के बाद उन्हें अपने ऑटो के लिए एक सवारी भी मिल गई थी। वह उस सवारी को अपने गंतव्य स्थान तक छोड़ने जा ही रहे थे कि अचानक से उनके ऑटो का एक्सीडेंट हो गया और उनकी ऑटो पलट गई। इस एक्सीडेंट में यह अच्छा हुआ कि इतनी बुरी तरह से ऑटो पलटने के बावजूद भी किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई थी। सुबह का समय था, इसलिए उन्हें उठाने के लिए कोई भी दूर-दूर तक नहीं था। रामकिशन जी और वह आदमी जो उनके ऑटो में उनके साथ था, उन्होंने खुद ही अपने आप को सँभाला। उस आदमी ने खड़े होते ही रामकिशन जी को बहुत खरी-खोटी सुनाई। यह पूछना तो दूर कि वह कैसे हैं, पर उन्हें ना जाने क्या-क्या सुना के चला गया। रामकिशन जी ने उनकी डाँट-फटकार को चुपचाप सुनते रहे, क्योंकि वह अपने मन में ये प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान का शुक्र है कि किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई। लेकिन
इस एक्सीडेंट ने रामकिशन जी की ऑटो को बहुत नुकसान पहुंचा दिया। वह जैसे तैसे करके अपनी ऑटो में घर तो पहुंच गए थे, पर उनके मन में यही बात चल रही थी कि अगर आज उस आदमी को कुछ हो जाता जो उनके साथ एक्सीडेंट के समय था, तो आज ना जाने क्या होता। वह जिंदगी में कभी खुद से नजरें नहीं मिला पाते कि उनकी वजह से किसी को कुछ नुकसान पहुंचा है। घर पर पहुंचते ही उनकी पत्नी शोभा उन्हें और ऑटो की इतनी बुरी हालत में देखकर घबरा गई। उन्होंने तुरंत ही रामकिशन जी पर अपने सवालों की बारिश कर दी कि ये सब क्या और कैसे हुआ, वह तो ठीक है ना, और भी ना जाने क्या-क्या। रामकिशन जी ने क्रमबद्ध तरीके से उन्हें सब बताया कि कैसे उनके सामने आते ट्रक की हेडलाइट से आती तेज रोशनी के कारण उनकी आंखें चौंधिया गई और उनके आंखों की कमजोर नजर की वजह से वह उस लाइट को जज नहीं कर पाए। रामकिशन जी ने अपनी पत्नी से कहा कि अब से मैंने ये फैसला किया है कि आज के बाद मैं ऑटो नहीं चलाऊंगा, क्योंकि वह आज की हुई दुर्घटना की वजह से घबरा गए थे। दूसरा, उनका ऑटो पूरी तरह से खराब हो गया। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे सही करवा सके। रामकिशन जी के फैसले को सुनकर उनकी पत्नी शोभा ने उनका पूरा समर्थन देने का वादा किया, पर वह मन ही मन यह भी सोचने लगी कि यह ऑटो की ही उनकी जीवन यापन का सहारा है। अगर उसे चलाना ही बंद कर देंगे तो उन सबका जीवन कैसे चलेगा, उनके बेटे की पढ़ाई कैसे होगी। वह इन सब बातों के बारे में रामकिशन जी से तो कुछ ना बोल पाई, पर अपने मन में इन सवालों के जवाब तलाशने लगी थी। साथ ही साथ वह यह भी सोच रही थी कि वह जो फॉल लगाने का काम करती हैं, उससे घर नहीं चल सकता। वह काम तो बस हाथियों के झुंड में एक चींटी के चलने के जैसा है। वह पूरा दिन बस सोच-सोच कर परेशान हो रही थी। उधर दूसरी ओर रामकिशन जी भी यही सब सोच रहे थे। रामकिशन जी की आज पूरी रात आंखों-आंखों में कटी। दोनों ही पति-पत्नी पूरी रात नहीं सो पाए थे। उस दिन प्रकाश घर पर नहीं था। वह अपने कॉलेज की पढ़ाई के लिए अपने दोस्तों के साथ उनके घर पर पढ़ाई करने के लिए गया हुआ था। दूसरे दिन जब सुबह वह घर पर आया, तो ऑटो की टूटी-फूटी हालत को देखकर वह भी घबरा गया और तुरंत ही घर के अंदर जाकर अपने पिताजी को देखने लगा। वह उन्हें अच्छी तरह से देखकर पूरी तरह से संतुष्ट होना चाहता था कि वह सही है और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। प्रकाश को घबराया हुआ देखकर रामकिशन जी ने उसे शांत होने को कहा और बीते दिन की घटना को विस्तार पूर्वक उसे बताया और साथ ही साथ अपने ऑटो ना चलाने के लिए फैसले को भी उसके सामने रखा। रामकिशन जी की बात को सुनकर और यह देखकर कि वह पूरी तरह से स्वस्थ है, उसे चैन आया और उनके लिए गए फैसले का प्रकाश ने पूरी तरीके से समर्थन दिया। अब बात यह थी कि अब आगे क्या करना है। वह तीनों ही लोग यह सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे उनकी ज़िंदगी पहले की ही तरह सामान्य रूप से चलने लगे। सोचते-सोचते रामकिशन जी को एक सुझाव सूझा कि क्यों ना इस ऑटो को बेच दिया जाए और घर के पास ही एक दुकान किराए पर लेकर उसमें किराने का काम शुरू कर दिया जाए। यह सुझाव सभी को अच्छा लगा और यह सोचते ही रामकिशन जी और प्रकाश अपने लिए दुकान के लिए तैयारी करने लगे। उन्होंने 3-4 दिनों के अंदर ही अपना ऑटो बेच दिया और अपने लिए एक किराए की छोटी-सी दुकान का इंतज़ाम कर लिया। अब रामकिशन जी और उनकी पत्नी शोभा दोनों ही मिलकर बड़े प्यार और खुशी से उस दुकान को एक साथ मिलकर चलाने लगे। सब कुछ ठीक चलने लगा। उनके घर का खर्च उस दुकान से ही निकल जाता था। वह अपना जीवन यापन अच्छे से करने लगे। अभी कुछ समय ही बीता था दुकान को खोले हुए। सब कुछ अच्छे से चल ही रहा था और इसी बीच एक और खुशी ने उनके घर पर दस्तक दी। एक दिन रामकिशन जी के घर सुबह एक डाकिया खत लेकर आया। वह खत रामकिशन जी के बेटे प्रकाश के लिए था। प्रकाश ने नौकरी पाने के लिए कई जगह पर अपना बायोडाटा भेजा हुआ था।
तो इसी के चलते उनके घर पर आए दिन कोई ना कोई खत आता ही रहता था। और उन्हीं खतों में से एक खत यह भी आया था, पर इस खत में निराशा नहीं आई थी, बल्कि ये खत उन सभी के लिए उम्मीद की किरण बनकर आया था। उस खत में प्रकाश को पूना में एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई थी। सभी लोग इस खबर को पढ़कर बहुत खुश हो गए थे। बस एक ही बात का दुख था कि नौकरी के लिए प्रकाश को पूना जाना पड़ेगा। और प्रकाश रामकिशन जी और शोभा जी की इकलौती औलाद है। उन्हें इस बुढ़ापे में अकेले रहना पड़ेगा। बस उन दोनों को इसी बात का दुख था। पर बेटे की खुशी के लिए उन दोनों ने प्रकाश को नौकरी पर जाने की इजाज़त दे दी थी और उसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई थी और अब वह नौकरी करना चाहता था। खत आने के कुछ ही दिन बाद प्रकाश नौकरी के लिए पूना रवाना हो गया। उसने पूना जाकर नौकरी ज्वाइन कर ली। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। उधर प्रकाश की नौकरी सही चल रही थी। वह दिन-रात मेहनत करके अपने बॉस को खुश रखता और अच्छा काम करता। और इधर दूसरी ओर रामकिशन जी और शोभा जी की किराने की दुकान भी ठीक-ठाक चल ही रही थी। वह दोनों अपनी-अपनी कुव्वत के हिसाब से दुकान में आगे बढ़ने के लिए अपना योगदान देते थे। प्रकाश भी अपनी तनख्वाह में से माँ-बाप को पैसे भेजता रहता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, बस बूढ़े माँ-बाप को बेटे की याद सताती रहती थी। वह दोनों ही प्रकाश की खुशी के खातिर कहते कुछ नहीं थे, पर दोनों ही दिल में उसकी कमी को महसूस करते थे। शोभा जी की अपने बेटे के प्रति याद कभी-कभार आंसुओं की धाराएँ बनकर आँखों से बह जाती थी, पर रामकिशन जी कभी कुछ नहीं कहते थे। क्योंकि वह उन दोनों को कमज़ोर नहीं करना चाहते थे। अब प्रकाश को पूना गए हुए कई महीने गुज़र गए थे, पर इस बीच प्रकाश एक बार भी अपने माँ-बाप से मिलने नहीं आया और जब भी रामकिशन जी उसके पास पूना आने की कहते, तो वह हमेशा उन्हें टाल देता कि आप परेशान मत हो, मैं कुछ दिनों में आपसे मिलने आ रहा हूँ। और बेटे के तसल्ली देने पर हमेशा उसकी बात को मान जाते। रामकिशन जी की कुछ दिनों से तबीयत खराब रहने लगी थी और उनकी खराब तबीयत के चलते वह अब अपनी दुकान पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। घर और दुकान की सारी ज़िम्मेदारी शोभा जी के ऊपर आ गई थी। रामकिशन जी अब ज़्यादा समय घर पर ही रहकर ही बिताते थे। एक दिन रामकिशन जी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और वह कुर्सी पर बैठे-बैठे ही बेहोश हो गए थे। उस वक़्त कोई भी उनके पास नहीं था। शोभा जी दुकान के किसी काम से बाहर गई हुई थी और प्रकाश तो कई महीनों से आया ही नहीं था। उस समय उनके मकान मालिक के बेटे रवि ने उन्हें बेहोश देखा तो वह तुरंत ही पास के एक डॉक्टर को बुला लाया। तुरंत ही उनका इलाज शुरू हुआ और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होने को कहा। रामकिशन जी के मकान मालिक के बेटे रवि ने ही उन्हें एडमिट करवा दिया और हाल ही उनका इलाज शुरू हो गया। इसी भगदड़ के बीच रवि शोभा जी के घर आते ही उन्हें तुरंत ही रामकिशन जी के पास लेकर पहुंचा। रामकिशन जी को इस हालत में देखकर शोभा जी बहुत ही ज़्यादा घबरा गई और उनकी आँखों से आँसू थर-थर बहने लगे। जैसे-तैसे उन्होंने अपने आप को सँभाला, क्योंकि उनके पास उन्हें तसल्ली देने वाला भी कोई नहीं था। इसीलिए खुद ही अपने आँसुओं को पोंछकर वह रामकिशन जी के पास आकर बैठ गई और उन्हें ढाँढस बाँधने लगी। कई सारे टेस्ट होने के बाद पता चला कि रामकिशन जी को हार्ट में ब्लॉकेज और अस्थमा की बीमारी है। 2 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद वह घर आ गए। हॉस्पिटल का मोटा बिल भरने के कारण उनके बचाए हुए सारे पैसे खत्म हो गए थे। शोभा जी ने रामकिशन जी की तबीयत के बारे में प्रकाश को खबर करी, पर हमेशा की ही तरह उसने आने का आश्वासन दिया, पर 2 दिन बीतने के बाद भी उसके आने की कोई खबर नहीं थी। रामकिशन जी अपनी बीमारी के चलते ना तो अपनी दुकान पर ध्यान दे पाते थे और दिन-रात घर और रामकिशन जी की सेवा करने के कारण शोभा जी की भी दुकान पर ध्यान नहीं दे पा रही थी।
उनकी अच्छी खासी चलती दुकान अब उनके लिए परेशानी का कारण बन गई थी। शोभा जी अब समझ नहीं पा रही थी कि अगर यह दुकान बंद हो गई तो वह अपने घर का खर्च और राम किशन जी की बीमारी में खर्च हुए पैसों का इंतजाम कैसे करेंगी। उधर दूसरी ओर प्रकाश ने तो जैसे सब रिश्ते नाते खत्म कर लिए थे। ना तो वह आया था और ना ही वह अब उसके तनख्वाह के पैसे भेजता था। बस कभी-कभार फ़ोन पर बात कर लिया करता था। बूढ़े माँ-बाप को बेटे के फ़ोन से ही तसल्ली रखनी पड़ती थी। शोभा जी दिन-रात बस इसी चिंता में घुटी जा रही थी कि उनकी और राम किशन जी की ज़िंदगी का आगे का क्या होगा। कुछ ही महीने मुश्किल से निकले और वह दिन आ ही गया जब उन्हें उस दुकान को बंद करना ही पड़ा, क्योंकि अब ना तो उस दुकान का किराया देने के पैसे थे उनके पास और ना ही उस दुकान में सामान भरवाने के लिए पैसे। दुकान बंद हो गई। उस दिन उनके घर ना तो खाना बना और ना ही आपस में दोनों ने बात की। दोनों ही पति-पत्नी उस दिन को याद कर रहे थे जब उस दुकान को बड़े ही प्यार और मेहनत से उन्होंने खोला था। ना जाने क्या-क्या सपने सजाए थे। शोभा जी ने अपना घर चलाने के लिए साड़ी में फॉल लगाने का काम वापस से शुरू कर दिया। जिस काम को राम किशन जी ने उन्हें यह कहते हुए करने से मना कर दिया था कि अब तुम्हें किसी काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम आराम से दुकान की रानी बनकर बैठना और अपना हुक्म चलाना। और आज फिर से उन्हें वही काम करना पड़ रहा था। शोभा जी और राम किशन जी की परेशानी को समझते हुए उनकी मकान मालिक ने उनसे घर का किराया लेने से मना कर दिया था और जब तक वह चाहे तब तक रहने को कह दिया था। इस बात से कम उनके सर पर छत तो थी। एक दिन राम किशन जी को अस्थमा का दौरा पड़ा। वह जोर-जोर से हांफने लगे। उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी। राम किशन जी की इस हालत को देखकर शोभा जी बहुत ही घबरा गई। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। उनके पास उस समय ना तो इन्हेलर था और ना ही उसे खरीदने के पैसे थे। अचानक से शोभा जी को याद आया कि उनके सामने वाले घर में एक आंटी को भी अस्थमा की परेशानी है और वह भी इन्हेलर का इस्तेमाल करती है। वह तुरंत ही उनके पास इन्हेलर के लिए दौड़ी, पर उन आंटी ने उन्हें अपना इन्हेलर देने से इनकार कर दिया। उन्होंने शोभा जी को यह कहते हुए मना किया कि किसी का इस्तेमाल किया हुआ इन्हेलर दूसरे को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शोभा जी को अब समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उस समय उनके मन में सिर्फ यही ही बात चल रही थी कि भगवान गरीबी किसी को ना दे। शोभा जी इधर-उधर घूमती रहीं, पर उनकी मदद के लिए कोई उनके पास नहीं था। राम किशन जी ने हाँफते-हाँफते अपने प्राण दे दिए। जब राम किशन जी को शोभा जी ने शांत बैठे हुए देखा, तो उन्हें लगा कि राम किशन जी को आराम आ गया है। शोभा जी ने सोचा कि शायद आराम आने से वह सो गए हैं। उन्होंने उन्हें ना हिलाना ही उचित समझा। थोड़ी देर तक भी ना हिलने पर शोभा जी ने उन्हें आवाज़ लगाई, पर राम किशन जी ने कोई जवाब ना दिया। शोभा जी ने राम किशन जी को ज़ोर से हिलाया। उन्हें हिलाते ही राम किशन जी की गर्दन कुर्सी पर झूल गई। उन्हें देखते ही शोभा जी की ज़ोर से चीख निकली और कुछ देर बाद पूरे मोहल्ले में सन्नाटा छा गया। सब लोगों के दिल में शोक की लहर दौड़ गई। पिता के मरने की खबर को सुनकर प्रकाश आया तो ज़रूर, पर तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। शोभा जी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाईं और वह अपना दिमागी संतुलन खो बैठी। आज शोभा जी पागलखाने में हैं। उनके बेटे प्रकाश ने उन्हें अपने साथ रखने और उनकी सेवा करने से मना कर दिया। वह आंटी जिन्होंने अपना इन्हेलर देने से मना कर दिया था, वह आज भी इसी शर्मिंदगी में रहती हैं कि क्यों उन्होंने इन्हेलर देने से मना किया। वह आज इसी गम में जी रही हैं कि वह अपना इन्हेलर नहीं दे सकती थी, पर वह नए इन्हेलर के लिए उन्हें पैसे तो दे ही सकती थी। दिन-रात इसी सोच में डूबी रहती हैं कि शायद उस समय उन्होंने मदद की होती
तो आज राम किशन जी इस दुनिया में हमारे साथ होते। धन्यवाद, सादर नमन।